नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बंगाल तो अब शुभेंदु अधिकारी के हवाले हो गया और खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने मंत्रालय संभालते ही, सीएम की कुर्सी संभालते ही काम भी करना शुरू कर दिया और 600 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ, उस पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने की फाइल भी साइन कर दी है सर। तो ममता बनर्जी के वोट बैंक का क्या होगा सर, जो भागा भागा बांग्लादेश जा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी की तो हालत आज ये हो गई है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाने के लिए 2-3 जगह के आवेदन किए थे उन्होंने, जो मेरी जानकारी में है। उनको वो जगह की परमिशन नहीं मिली और बाद में एक खुले स्थान में उन्होंने एक बड़ा सा कटआउट, बड़ा सा एक वो लगा करके वहां पर पुष्प वगैरह अर्पित किए और गिनती आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने लोग थे वहां पर उनके साथ। एक बात आप शो में बैठने से पहले कर रही थी कि उन्होंने अपना एक्स का जो अकाउंट है उस पर एक्स चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, इसके पीछे राज है एक, वो राज समझने की जरूरत है। आपको ध्यान है, उद्धव ठाकरे का केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो ममता बनर्जी के दिमाग में ये है कि मैं अगर रिजाइन कर दूंगी तो कहीं वो उद्धव ठाकरे वाला मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मैं केस लड़ूंगी तो उसमें बैकफायर ना कर जाए। उस समय ये कहा गया था उद्धव ठाकरे से कि आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था, जबकि उद्धव ठाकरे वाला केस दूसरा था और ये केस ही दूसरा है। ये केस तो जनादेश के द्वारा एक चीफ मिनिस्टर, एक सरकार को चलता करने का है और आपको गलतफहमी है कि आपको गलत तरीके से मुख्यमंत्री पद से चलता किया जा रहा है। वहां तो उनकी सरकार के 40 एमएलए ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत की थी और वो अलग हो गए थे और अल्पमत सरकार को कितनी देर तक चला सकते थे उद्धव ठाकरे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया था। यहाँ केस अलग है एकदम, यहाँ तो नया जनादेश आया है, बिल्कुल उस वजह से ये बाहर गई हैं। अब चलिए, उनके दिमाग में जो भी है या जो भी एक वो किसी को मैसेज देना चाहती हैं कि मैं अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही लिखूंगी 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा का, मैं एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं लिखूंगी। तो आप 2011 से पहले भी चीफ मिनिस्टर ही थी क्या? तो ये एक गलतफहमी होती है आदमी की कि जो अपने ख्यालों में ही पदों से चिपके रहते हैं। खैर, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक सिला उनको दे दिया है, एक उनको रास्ता दिखा दिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपने प्रश्न किया है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी को बहुत सोच समझ करके पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी और सब जानते हैं कि वो कितने जुझारू नेता हैं, कितने संघर्षशील नेता हैं और उन्होंने क्या क्या सहा है। जो मेरी जानकारी में है, करीब 80 मुकदमे उनके ऊपर ममता बनर्जी सरकार ने किए थे, अलग अलग प्रदर्शनों की अगुवाई करते हुए और दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए और कुछ बयानों को लेकर के, कुछ दूसरी चीजों को लेकर के। अब बहुत सारे चेहरे थे, उनके नाम भी चल रहे थे दिल्ली के मीडिया में हमेशा की तरह, वैसे ही वो मेहनत करते रहते हैं, पता नहीं किस किस के नाम चलाते हैं, जबकि दीवारों पे लिखा हुआ था कि इस बार चीफ मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और डे वन से ही, बल्कि मैं तो कहूंगा कि शुरुआती कुछ घंटों से ही वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डीजीपी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, गृह सचिव को बुलाया, अपना जो निजी सचिव था वो नियुक्त कर दिया, शांतनु बाला। तो ये तेज एक्शन शुरू हुए हैं। हाँ, ये चर्चा है कि उस फाइल पर सिग्नेचर होने वाले हैं
जो अमित शाह ने कहा था कि सरकार बनते ही जो बांग्लादेश से खुला हुआ बॉर्डर हमारा है, जो ममता बनर्जी की जिद की वजह से खुला हुआ है और बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकी फेंसिंग लगवाने के लिए, तो वो हम सरकार बनते ही वो फैसला करेंगे। पर बहुत सारे फैसले अभी होने हैं और ये तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है अंजू जी, आप जानते हैं कि कितने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के जरिए घुसने के बाद, फर्जी फेक डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में छितर जाते हैं, चले जाते हैं और फिर वो देश को खोखला करते रहते हैं। हमारी आबादी ऑलरेडी करीब 140-145 करोड़ की है, हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश बनने जा रहे हैं। ऊपर से अगर ये म्यांमार के रोहिंग्याज या बांग्लादेशी घुसपैठिए या दूसरे देशों के लोग भी आते रहेंगे तो फिर क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी। और जब भी कोई मुद्दे को लेकर के तनाव होता है तो इनको सबसे आगे कर दिया जाता है, मरने मारने को, पत्थरबाजी करने के लिए, आगजनी करने के लिए, लूटपाट के लिए। और वोटिंग के समय इनका किस तरीके से मिसयूज किया जाता था, इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण पश्चिम बंगाल ही है। इस बार वो मिसयूज नहीं कर पाई तो आप देखिए उनका क्या हश्र हुआ। सर, अभी मुर्शिदाबाद में आप देखिए ना, तृणमूल कांग्रेस की एक महिला नेता के घर में हथियारों का जखीरा मिला है, जिसमें विदेशी हथियार भी हैं। और जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई सर, वहां पर भी तो विदेशी हथियार इस्तेमाल किए गए। कहां से आ रहे थे वो? सर, ममता बनर्जी के रिश्ते जिस तरह से बांग्लादेश में बैठे आतंकवादियों के साथ सामने आ रहे हैं, वहां से कहा जा रहा है कि तुम तो पश्चिम बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दो, दिल्ली पर चढ़ाई कर दो, 17 करोड़ बांग्लादेशी तुम्हारे साथ है। सर, ये किस तरह की हरकतें हैं? ममता क्या कर रही थी पिछले 15 साल से? देश को तोड़ने की साजिश कर रही थी, आतंकवादियों के साथ थी। अब तो ये सारे खुलासे हो रहे हैं। जो कुछ बांग्लादेश से कहा गया है जमात के लीडर के द्वारा, एक और कट्टरपंथी संगठन के नेता के द्वारा, वही तो पिछले 15 साल से ममता बनर्जी कर रही थी। वो दिल्ली के खिलाफ ही तो पाला खींच करके लड़ रही थी अंजू जी। आप मुझे बताइए कि उन्होंने किसी का सम्मान रखा है क्या? राष्ट्रपति जब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गई थी, जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, उनके साथ किस तरह का मिसबिहेव हुआ था? ना मुख्यमंत्री उनकी अगवानी के लिए थी, ना कोई उनका कैबिनेट मंत्री था, ना उनका चीफ सेक्रेटरी था, ना डीजीपी था, कोई नहीं था। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बाढ़ के कार्यों की समीक्षा करने के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गए थे। क्या किया था ममता बनर्जी ने? खड़े खड़े प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और हाथ जोड़ करके चली आई थी। प्राइम मिनिस्टर का अपमान करेंगी, राष्ट्रपति का अपमान करेंगी, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में चोंगा पहन करके खड़ी हो जाएंगी, उनसे बहस करेंगी। आप ईडी को, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को, आप सीबीआई के अधिकारियों को पिटवाएंगी। उनकी रेड पड़ रही है तो आप दन दनाते हुए वहां पहुंच जाएंगी, आप फाइलें उनसे छीन लेंगी, डिवाइसेस छीन लेंगी। तो एक अराजकता की पराकाष्ठा हो गई थी पश्चिम बंगाल में। ऐसा लगने लगा था कि जैसे ममता बनर्जी ने इसे एक स्वतंत्र द्वीप घोषित कर दिया है और वो अपने आप को वहां की जैसे प्रधानमंत्री से भी ऊपर का पद कोई अगर है उनके दिमाग में तो वो उन्होंने ले लिया है। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही थी। और हर चीज की एक अति होती है, एक पराकाष्ठा होती है, और मतदाताओं के मन में भी ये तह लगती रहती है जब आप इस तरह के मिसबिहेव करती हैं किसी के साथ, और संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ भी। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको पे करती हैं, और वही मुझे होता हुआ दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में। वरना इतना बुरा हाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाए जिसको पिछले चुनाव में 213-215 सीटें मिली हों, वो सीधे 80 सीटों पर आ जाए, 81 सीटों पर आ जाए,
और जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 77 सीटें मिली थी, वो सीधी 207 सीटों के प्रचंड बहुमत पर आ जाए, तो एक गहरी नाराजगी पश्चिम बंगाल की जनता के मन में इनके प्रति थी, वो इस चुनाव में देखने को मिली है। सर, पार्टी तो पिछली बार जीत गई थी, लेकिन ममता तो पिछली बार नंदीग्राम से भी हारी थी। उन्होंने तो रिकॉर्ड बना लिया अपने नाम पे। लगातार 2 बार उनको उनके घर में शुभेंदु अधिकारी ने हराया। इस बार तो भवानीपुर में हरा दिया, जो उनका गढ़ था। तो आप सोचिए कितना बड़ा रिकॉर्ड ममता बनर्जी ने अपने नाम के आगे लगा लिया, और अभी भी कह रही हैं कि मैं तो चीफ मिनिस्टर थी 15वीं 16वीं 17वीं विधानसभा में। सर, मतलब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इतना लगाव है उनको। और आपने जो वजह बताई वो भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन सर, जिस तरह से परेड ग्राउंड में कल एनडीए शासित राज्यों के 20 सीएम जुटे, और पीएम मोदी ने जिस तरह से सर घुटनों के बल बैठकर झुककर बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा किया, सर, वो सब दृश्य तो ममता बनर्जी की छाती पर मूंग दल रहे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र, मैं कई बार कह चुका अपने शो में, इस देश का सौभाग्य है अंजू जी कि एक ऐसी लीडरशिप मिली है जो हमें पग पग पर आचरण भी सिखाती है, विनम्रता का पाठ भी पढ़ाती है, और जो कैसे टॉप टू बॉटम जो आपकी लीडरशिप है उनको सम्मान कैसे दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, यानी लीड कैसे किया जाता है, ये कोई नरेंद्र मोदी से सीखे, अगर कोई सीखना चाहे तो। एरोगेंस उनके व्यवहार में कभी, उनकी वाणी से कभी दिखाई सुनाई नहीं पड़ती है। आज के शपथ समारोह के 3-4 पल हर एक के दिल को छू करके गए हैं। एक नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिनके इशारों पर, आंख के इशारों पर बड़े से बड़े फैसले होते हैं। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठे, अपना माथा उन्होंने मिट्टी से मिलाया, हाथ जोड़े, कोटि कोटि बंगाल की जनता जनार्दन को धन्यवाद किया। किस तरीके से किया है, ये कोई सीखे कि जनादेश से दिमाग खराब नहीं हुए हैं। उसी जनशक्ति को, उसी बंगाल की जनता को नमस्कार किया है। दूसरी घटना, एक 98 साल के उनके बुजुर्ग कार्यकर्ता, उनका शॉल ओढ़ा करके, सरकार साहब का उनका शॉल ओढ़ा करके उनको सम्मानित करना, लाखों की उपस्थिति में, और मंचस्थ 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट के बड़े मंत्रियों की मौजूदगी में उनका सम्मान ही नहीं किया, उनको गले से चिपका लिया, उनसे बहुत आत्मीयता के साथ उनकी आंखों में आंखें डाल करके बातचीत की, खड़े होकर के उनके स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के बारे में, उनके संघर्ष को सलाम किया, नमस्कार किया। तीसरी घटना, शुभेंदु अधिकारी ने जब शपथ ली और उसके बाद वो प्रधानमंत्री के पास गए, तो किस तरीके से, किस जज्बे से, किस आत्मीयता से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपने गले से लगाया, उनकी पीठ थपथपाई, और उनकी आंखों को अगर पढ़ें नरेंद्र मोदी की, तो उसमें सारे भाव निहित थे, वो दिखाई दे रहे थे। कितना लंबा संघर्ष किया है, कितनी बड़ी चुनौती थी इस कुशासन को उखाड़ फेंकने की, और अल्टीमेटली एक ऐसे व्यक्ति पर वो पूरी पार्टी विश्वास करने में कामयाब हुई जो कभी ममता बनर्जी के ही सहयोगी हुआ करते थे, और उस आदमी ने भरोसे को तोड़ा नहीं। चौथा पल, जब शुभेंदु अधिकारी सबको नमस्कार करते हुए योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने गले का पटका उतार करके उनके गले में डाल दिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि भैया 2017 में जो उत्तर प्रदेश मुझे मिला था, उसकी भी कमोबेश ऐसी ही
दुर्दशा थी, जैसी जिस हालत में आज आपको बंगाल मिला है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जो पटका मैं दे रहा हूं इसकी लाज रखनी है, और ये आपको एक शक्ति देगा, प्रेरित करेगा, और आपको पश्चिम बंगाल को भी वैसा ही बनाना है जैसा हम इतने अथक प्रयासों के बाद, दिन रात की मेहनत के बाद उत्तर प्रदेश को उन गुंडे, मवाली, माफियों, बदमाशों, अपहरणकर्ताओं से बचा करके यहाँ तक लाए हैं। और जब अब उन चुनिंदा राज्यों में है जहां सर्वाधिक निवेश आ रहा है, जहां विकास के काम हो रहे हैं, जहां हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवेज सबका विस्तार हो रहा है, और जहां पर डिफेंस कॉरिडोर तक बन गया है लखनऊ के पास। तो ये एक मूक संदेश था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और वो पल भूल नहीं सकते हैं जब चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ वहां गए थे और शुवेंदु अधिकारी ने एक पटका, एक शॉल टाइप जो है उनके गले में डाला योगी आदित्यनाथ के, और दंडवत प्रणाम किया था उनको। बाद में जब मीडिया ने पूछा कि आपने दंडवत प्रणाम क्यों किया, उन्होंने कहा कि वो केवल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो गोरक्ष पीठ के मठाधीश भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं। मेरा ये दायित्व बनता है कि नाथ परंपरा के इस दिग्गज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। तो ये एक अलग रिश्ता बन गया है, और केवल हम इन दो दिग्गजों की क्या बात करें, अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई दिग्गज चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई दिग्गज सीएम हो गए हैं सर। एक तरफ आप देखिए हिमंता, दूसरी तरफ योगी जी, और अब शुवेंदु अधिकारी। और शुवेंदु अधिकारी तो सर ये लगातार बोलते रहे कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, जो हमारे साथ उसका विकास। तो उनकी तेवर तो और ज्यादा तल्ख है। अब डीजीपी से उन्होंने मुलाकात की सर, तो यानी कि जो छुटपुट घटनाएं यहां वहां हो रही थी, और बहुत सारी जगहों पर तो सर ये भी खबरें आई कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर उन्होंने भगवा वो जो आबिर है अपने चेहरे पर लगा लिया, झंडा पकड़ लिया बीजेपी का, और वो उल्टी हरकतें कर रहे थे। तो अब तो सब पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया उन्होंने तो तुरंत बैठ के बुलाकर काम करना शुरू कर दिया, एकदम एक्शन में आ गए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जो टीएमसी के गुंडे जगह जगह रायता फैला रहे हैं। 4 स्टेट में इस समय चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। नीचे असम में लगातार काम कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अभी बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी आ गए हैं और बुलडोजर वहां निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से ही दिन रात जिसको कहते हैं कि भागीरथ प्रयासों में लगे हुए हैं। और अभी चौथा स्टेट जो असम की तरह घुसपैठ का शिकार रहा है, और जहां से सारी साजिशें रची जाती रही थी, और जो जिहादियों का गढ़ बन गया था, उस पश्चिम बंगाल की कमान शुवेंदु अधिकारी को दे दी गई। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देख रहे थे, वो तो आज की तारीख में 9 मई को मिट्टी में मिल चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की पांत में ले जाकर के खड़ा करना है, और ये जिहादी तत्व जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, वो सपना देख रहे थे कि हम 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट घोषित करवा देंगे। और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, चीन की तरफ से, अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ से, यहाँ भी पीएफआई से लेकर के तमाम दूसरे संगठन, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर, आपके जितने भी ये 3-4 बड़े आतंकवादी संगठन हैं, ये सब लगे हुए थे। यहाँ तक के आईएसएस जो है वो भी लगी हुई थी, और ईरान तक का जो है वो की तरफ से फंडिंग वगैरह आती रही जम्मू कश्मीर में।
तो ये एक बहुत बड़ी साजिश भारत को डिस्टेबलाइज करने की थी, इसका इस्लामीकरण करने की थी, जिहादियों के हवाले इसको सौंपने की थी, ताकि वो अपनी मन की मुराद पूरी कर सकें। लेकिन मैं पहले भी शायद आपके शो में कह चुका, अंजू जी, 3-4 घटनाएं हुई हैं जी, और ये घटनाएं हमें बताती हैं कि अब बीड़ा किसी और ने नहीं उठाया है, भारत की कोटि कोटि जनता ने अपने हाथ में उठा लिया है। जब लोकसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर हरियाणा में, तो हरियाणा को अगर कांग्रेस के हवाले कर दिया होता हरियाणा की जनता के द्वारा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी अराजकता पैदा होने वाली थी दिल्ली में। जो पंजाब से अराजक तत्व चलते, उनको हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रोकने वाली नहीं थी। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके या खनौरी बॉर्डर को क्रॉस करके और दिल्ली तक पहुंच करके यहाँ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में मोदी सरकार के खिलाफ ताल बजा सकें। दूसरा, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, वो अगर इनके हाथ में आ जाता, कांग्रेस के, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के, आप अंदाजा लगाइए कि इनको कितनी ऑक्सीजन मिल जाती। और उसके बाद वहां भी कम नहीं है, वहां भी जिहादी तत्वों की कोई कमी नहीं है, वहीं से बहुत सारे कांड हुए हैं इस देश में। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, जहां बैठ करके अरविंद केजरीवाल, और उससे पहले 15 साल चलो शीला दीक्षित उस तरह की उत्पाती नहीं थी, एक सोबर लेडी थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल आए थे 2013 के बाद, उसके बाद से आप देख लीजिए दिल्ली का क्या कबाड़ा हुआ है और कैसे कैसे तत्वों को यहाँ संरक्षण मिलता रहा। जब ये 13 महीने के लिए आकर के बैठे थे तो अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ करके उनके बीच पहुंच करके कहा था कि मैं आपका दास हूं, आपके लिए जो भी हो सकता है वो मैं करूंगा, जब तक आप चाहे यहां टिके रहें। तो ये 3 राज्य अल्टीमेटली, मैं बिहार को इसलिए जोड़ूंगा, हालांकि नीतीश कुमार ने भी सुशासन ही दिया है, लालू के राज से मुक्ति दिलाई है, जो जातीय संघर्ष वहां पर होता था उसको रोकने में कामयाबी हासिल की है, जो अपहरण होते थे वो बंद किए हैं, तो उनका भी एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा नेतृत्व यहाँ भी चाहिए था जो गुंडे, बदमाश, माफियों की हालत खस्ता कर सके और जो सरकारी जमीनों पर, सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके जो अपने जिहादी मंसूबे पूरे करने के उसमें लगे हुए थे, उनके इरादे ध्वस्त कर सके, मिट्टी में मिला सके। और अब तो खैर क्या कहें, आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश की तरफ से बंगाल की जनता का घुटनों पर बैठ करके जिस तरीके से थैंक्स किया है, धन्यवाद दिया है, तो उसमें सब समाहित हैं। तो बंगाल ने तो एक ऐसा जेस्चर स्थापित कर दिया, एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया जिससे हमें लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक माध्यम है, एक टूल है, पर भारत की जनता उठ खड़ी हुई है। जो भारतीयता की मूल पहचान है उसको बनाए रखने के लिए, उसको प्रतिस्थापित और प्रतिष्ठापित करने के लिए, और जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और पुराना गौरव बहाल करने के लिए। सर, लेकिन आप देखो कि किस तरह से मिर्ची लगी हुई है, वो जो इंडी गठबंधन है जो छितरा गया है, राहुल गांधी की पार्टी अब तो इंडी गठबंधन में दिख भी नहीं रही है सर, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। वो डीएमके नाराज हो गई है, उन्होंने तो लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख डाली कि हम नहीं बैठेंगे इनके साथ, हम अलग बैठेंगे, हमारी अलग व्यवस्था करो। और फिर सर आपने केजरीवाल का नाम लिया, देखिए केजरीवाल क्या कहते हैं, केजरीवाल को कितनी मिर्ची लगी हुई है कि ममता बनर्जी हार गई, क्योंकि अब उनको लग रहा है पंजाब में जो उनके पास अभी सरकार है वो भी जाने
वाली है। वो क्या कहते हैं कि औरंगजेब के अत्याचारों का हमारे गुरु साहिबान ने डटकर किया था सामना और कुर्बानियां, और वो मतलब कि जैसे वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अत्याचार करके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, आज मोदी जी ने भी बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सर ये कहां का मामला कहां जोड़ देते हैं। और जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि औरंगजेब या उसकी जमात के लोगों ने हमारे गुरुओं के साथ क्या कुछ किया था, और अब इनको पंजाब जाने का डर सता रहा है। तो आप सोचिए कि मोदी जी की तुलना किससे कर रहे हैं सर। और चुनाव की प्रक्रिया पर इनको भरोसा नहीं है सर। जब ये 67 सीटें जीते थे 70 में से 2015 में, तब ईवीएम बिल्कुल ठीक थी। क्या अंजू जी, आप इतनी पिटाई हो रही है, उनको रोने भी नहीं देंगे क्या? बेचारे लुंज पुंज अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके एमपी साथ छोड़ रहे हैं। सरकार को बचाए रखने के लिए उनको विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ रहा है कि 6 महीने के लिए तो किसी तरीके से सुरक्षित हो जाए। और खबरें तो बहुत सारी आजकल पंजाब से आ रही। सर वो उनका कुछ कैबिनेट मिनिस्टर गिरफ्तार हो गया है, संजीव हाँ अरोड़ा ने हाँ, गिरफ्तार कर लिया, बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग में। जिससे सीट खाली करवा करके उसको मंत्री बनाया था वो गिरफ्तार हो गया। तो वो राघव चड्ढा वगैरह सब लगे हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और वो तो वही हालत रहती है ना कि बुझने से पहले दिया थोड़ा फड़फड़ाता है, तो इनकी वही हालत है। तो इनको रोने दीजिए, थोड़ा तो कम से कम दहाड़े मारकर रोने की इनको इजाजत देंगे। सर इनको इजाजत देंगे, लेकिन एक जो मतलब एलओपी है जो विदेश में ज्यादा रहता है, वो भी सद्भावना यात्रा निकाल रहा है सर। और फिर उस सद्भावना यात्रा में एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो रहा है, और पीएम मोदी को लेकर मेरी साथ आंखों से आंखें नहीं मिला सकते सर। वो आंखें क्यों मिलाना चाहता है पीएम मोदी से भाई? अगर उसको लगता है वोट चोरी हो रही, तो जाके देखे ना आज पीएम मोदी ने जिस तरह से मंच से घुटनों पर बैठकर सर धन्यवाद अदा किया बंगाल की जनता का। राहुल गांधी कभी सोच सकते हैं इस तरह की कुछ करने का? वो तो जिस एरोगेंस में जीते हैं सर, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। और फिर धोखे का, गद्दार का ठप्पा तो उन पर डीएमके ने लगा दिया, स्टालिन ने लगा दिया सर। लोकसभा चुनाव के बाद अंजू जी 11 राज्यों के चुनाव अब तक हो चुके हैं। 6 राज्यों के पहले हुए थे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। 5 राज्यों के अब हुए हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल। मुझे ये बता दीजिए कि केरल में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 10 साल तक वामपंथियों की सरकार थी, तो लोग सरकार बदलना चाहते थे और कोई विकल्प था नहीं, होता तो शायद उसको चुनते, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को ना चुनते। तो इन 11 राज्यों में कांग्रेस है कहां, मुझे ये बता दीजिए। इनका परफॉर्मेंस कहां है, इनका कितनी सीटें मिल रही हैं? जम्मू कश्मीर में 6 एमएलए चुन करके आए, बिहार में 6 एमएलए चुन करके आए, इसी तरीके से महाराष्ट्र में शायद 16 या 13 एमएलए चुन करके आए, झारखंड में भी ऐसे ही 17-18 एमएलए चुन करके आए, तमिलनाडु में 5 एमएलए चुन करके आए, पश्चिम बंगाल में 2 एमएलए चुन करके आए। कांग्रेस खत्म। तो राहुल गांधी को सीरियसली कोई नहीं ले रहा, कोई सुन भी नहीं रहा अब इस आदमी की, क्योंकि भारतीय मीडिया को छोड़ करके जो दिल्ली में मीडिया बैठा है, उसके अलावा कोई इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ये कुछ भी कहते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज करके चलाता है कि राहुल गांधी ने ये कह दिया। अरे भैया देख तो लो, उसके पल्ले में बचा क्या है, वो है कहां? 11 राज्यों में से केवल एक राज्य में सरकार इसलिए आई है कि लोग वहां की 10 साल पुरानी सरकार को हटाना चाहते थे। उसमें राहुल गांधी का अपना कोई योगदान नहीं है, या कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा वहां अथक परिश्रम उन्होंने नहीं किया है, कोई तीसरा विकल्प ही नहीं था, इसलिए इनको चुन लिया गया। तो इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो इनको सीरियसली लेकर के इस पर बात करना ही बंद कर देना चाहिए।
सर, जिस एक राज्य में सरकार बना सकती है कांग्रेस, यूडीएफ, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, वहां पर सीएम ही तय नहीं कर पा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल बनना चाहते हैं, सतीशन बनना चाहते हैं, वहां 3-3 लोग बैठे हुए सर, एक बीमार 100, एक अनार 100 बीमार। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं वहां पर सर, वहां तो सबसे पहले सरकार बन जानी चाहिए थी। और सर, अगर आपको बंगाल में लगता है वोट चोरी हुई, तो फिर वहां भी तो वोट चोरी हुए, वहां पर सरकार क्यों बना रहे हो? अगर आप ममता बनर्जी का साथ दे रहे हो कि आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई, देखिए वोट चोरी हो गया, ईवीएम में खराबी थी, तो सर राहुल गांधी को सद्भावना दिखाते हुए ममता बनर्जी के साथ खड़े होते कह देना चाहिए था, हम केरल के चुनाव के नतीजों को नहीं मानते, हम नहीं बनाएंगे सरकार। नहीं नहीं, वोट चोरी हिमाचल में नहीं होती है अगर कांग्रेस की सरकार बन रही हो। तेलंगाना में भी नहीं होती है अगर कांग्रेस की सरकार बन रही हो। कर्नाटक में भी नहीं होती, केरल में भी नहीं होती। ये तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां वोट चोरी होती है। अब ना तो ज्ञानेश कुमार को ये केरल के नतीजे आने के बाद दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे, ना ना रिटायर्ड होने वाले चुनाव आयोग के कर्मचारियों को विदेशों से कॉलर पकड़ करके लाएंगे, क्योंकि केरल में सरकार बन गई है भाई, तो अब क्यों पीटेंगे? तो इनके ढोंग, इनके पाखंड, और वो जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, पॉइंटर लगा लगा करके समझाते थे कि ये फर्जी और वो फर्जी, वो सब क्या हो गया अब? तो ये हर चुनाव हारने के बाद राज्य दर राज्य शतक भी तो लग गया है इस बार। बिल्कुल लग गया, हार का शतक लग गया है। तो राज्य दर राज्य चुनाव हारने के बाद अपना सिर बचाने के लिए कोई दूसरा सिर चाहिए होता है बहानेबाजी के लिए। कभी ईवीएम खराब, कभी मतदाता सूचियों में खराबी, कभी एसआईआर के जरिए वोट चोरी, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त जिम्मेदार, और कभी भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के लिए जिम्मेदार। तो कल कहा तो है अमित शाह ने, कल या परसों कहा है, अगर आप बहानेबाजी करते रहेंगे, बहाना तलाश करते रहेंगे, तो आप जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो भारतीय जनता पार्टी है ना। राज्य दर राज्य वो जिस तरीके से जीतती जा रही है, वो हंसी खेल का काम नहीं है भाई। बिल्कुल। वो टॉप टू बॉटम मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। जन जन का विश्वास हासिल करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नेताओं के लिए, वो करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही उनकी हवा में सरकारें नहीं बन रही हैं। सर, इनको याद रखना चाहिए कि बीजेपी 2 सीटें जब जीतती है तो उससे अगली बार में क्या होता है, और उससे अगली बार में तख्ता पलट हो जाता है। तो अगर केरल में भी बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, तो आप सोच लिए अगली बार क्या होगा, उससे अगली बार क्या होगा। वो तो लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलते हैं, और कैसे काम करते हैं उनके कैडर, उनके लोग, वो राहुल गांधी वगैरह को सीखना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि ढकोसलेबाजी में, हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने में यकीन रखते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से एक्सपोज भी हो चुके हैं सर। वो काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे, कितनी बार बोलेंगे वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी है। सर, अब जनता सच में, आपने कहा कि कोई इनको सीरियस नहीं लेता, लेकिन क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष है सर, इसलिए जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमको तो उस पर चर्चा करनी पड़ जाती, ताकि लोग भी समझें कि कितने पानी में है। लेकिन सर, अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी हो चुकी है, और वहां पर ताबड़तोड़ एक्शन होंगे, तो ममता बनर्जी के पुराने कच्चे चिट्ठे भी खुलेंगे सर। 2018 से लेकर जो 2021 में इन्होंने आतंक मचाया था चुनाव के नतीजे आने के बाद, कितने हिंदुओं को मारा था सर, वो सारी फाइलें भी खुलेंगी सर। और ये तो तृणमूल कांग्रेस में रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, इनके सब कुछ जानते सर, पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास होगा। तो बहुत जल्द मुझे लगता है ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर भी सर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकेगी लटकेगी। बिल्कुल, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, बस देखते जाइए। और समय के साथ साथ इन सब का उपचार होने वाला है। जो कह रहे थे ना कि 4 मई को डीजे बजाएंगे, तो उनका डीजे भी बजता हुआ देखेंगे। और शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं, जो चंद्रनाथ रथ की उनके पीए की हत्या हुई है, वो तो कह चुके हैं कि ये अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हुई है, और मैंने ममता बनर्जी को हराया है इसलिए उसको मार डाला गया है। तो आज तो पहला दिन है उनका। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम एक्शन होते हुए देखेंगे।
ज्यादा समय लेंगे नहीं वो। बिल्कुल सर, वो ज्यादा समय नहीं लेंगे। और आपको याद होगा अभी एक दिन पहले ही अमित शाह ने भी कहा था, जब विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें उनको नेता चुना गया था, उन्होंने कहा था कि अगले 6 महीने में आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क कि किस तरह से बंगाल में तब्दीली आई है। और सर, जिस तरह से लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया सर, मैं तो वो सारी वीडियोस देख के ही बहुत भावुक हो गई। मतलब लोग ऐसे जश्न मना रहे थे सर जैसे 1947 में शायद जब आजादी मिली थी तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया होगा। बिल्कुल वैसी तस्वीर बंगाल में देखने को मिल रही थी। आप महिलाओं को देखिए सर, ममता बनर्जी को एक महिला होने के नाते समझ में नहीं आया कि महिलाएं किस तरह से उनके खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन उनको ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट चोरी हो गई, मेरे से चुरा ली, सरकार चुरा ली, इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन सर, उनका भी इलाज होना बहुत जरूरी है और होगा। शुभेंदु अधिकारी अच्छे से सबका इलाज करेंगे। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।